कल्पना कीजिए कि हमारे पास विचारों को देखने के लिए एक एक्सरे मशीन है। मतलब जब शरीर की कोई हड्डी टूटती है तो मेडिकल एक्सरे मशीन उस टूटी हुई सफेद लकीर को बिल्कुल साफ दिखा देती है। हाँ, डॉक्टर बस उस तरफ इशारा करता है और समस्या तुरंत पकड़ में आ जाती है। बिल्कुल, ये बहुत स्पष्ट होता है। लेकिन जब बात हमारे विचारों की, तर्कों की या फिर जटिल समस्याओं की होती है तो वहां कोई एक्सरे मशीन काम नहीं आती। वहां चीजें बहुत धुंधली, उलझी हुई और जटिल होती हैं। और सच कहूं तो यही वो जगह है जहां इंसान की अपनी सोचने की प्रक्रिया का असली परीक्षण होता है। इस धुंधलके को साफ करने के लिए, हाँ, तर्कों के बीच छुपी हुई दरारों को देखने के लिए एक विशेष प्रकार के मानसिक उपकरण की आवश्यकता होती है। सही बात है। तो इसी के साथ हमारी इस गहरी छानबीन में सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज की हमारी ये चर्चा उसी मानसिक उपकरण के इर्द गिर्द घूमेगी जिसे क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच कहा जाता है। बिल्कुल। लॉजिकल फैलेसीज यानी तर्कीय गलतियों पर विस्तृत दस्तावेज। हमारा आज का मिशन इस शब्द को सिर्फ एकेडमिक दायरों से बाहर निकालना है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग अक्सर एक भारी भरकम किताबी शब्द लगता है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे ये केवल दार्शनिकों के लिए हो। वही तो। लेकिन हमारा उद्देश्य इसे एक व्यवहारिक टूल किट में बदलना है, जिससे शिक्षा में, दफ्तर के काम में और टीम के साथ मिलकर फैसले लेते समय रोजाना इस्तेमाल किया जा सके। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। किसी भी टूल को इस्तेमाल करने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो असल में करता क्या है। अगर बुनियादी स्तर से शुरुआत की जाए तो क्रिटिकल थिंकिंग की सटीक परिभाषा क्या है? मतलब ये काम कैसे करता है? अगर इसे बहुत ही स्पष्ट शब्दों में परिभाषित किया जाए तो ये केयरफुल गोल डायरेक्टेड थिंकिंग है। इसका मतलब है बहुत ही सावधानी के साथ और किसी एक स्पष्ट लक्ष्य की ओर निर्देशित होकर सोचना। मशहूर दार्शनिक जॉन डेवी ने इस जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए इसे 5 चरणों में बांटा है। अच्छा, 5 चरण। हाँ, ये अचानक से होने वाला कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है। इसका पहला चरण है सुझाव यानी सजेशंस, जब दिमाग किसी समस्या का सामना करते ही तुरंत कुछ संभावित हल की ओर भागता है। जैसे कोई दिक्कत आती है, हम कहते हैं कि शायद ये कर लें। बिल्कुल। फिर दूसरा चरण है समस्या को समझना या इंटेलेक्चुअलाइजेशन, यानी उस शुरुआती उलझन को एक स्पष्ट परिभाषित सवाल में बदलना। ये दिलचस्प है। मतलब केवल ये महसूस करने के बजाय कि कुछ को गड़बड़ है, ये पूछना कि असल में दिक्कत कहाँ और क्या है। सटीक रूप से। जब समस्या परिभाषित हो जाती है तब तीसरा चरण आता है परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस, जहां एक संभावित समाधान का ढांचा तैयार किया जाता है। ओके। उनके हर पहलू को तार्किक रूप से परखा जाता है। और पांचवा और अंतिम चरण है परीक्षण यानी टेस्टिंग। मतलब जहां उस हल को असल दुनिया में या मानसिक रूप से आजमा कर देखा जाता है, राइट? हाँ, एकदम सही। इन 5 चरणों का एकमात्र उद्देश्य ये तय करना है कि क्या मानना चाहिए और क्या करना चाहिए। ये तो दिमाग के लिए एक जीपीएस सिस्टम की तरह काम करता है। मतलब बिना किसी लक्ष्य के यूं ही ख्यालों में भटकने के बजाय एक स्पष्ट मंजिल है और वहां तक पहुंचने का एक तय व्यवस्थित रास्ता है। बिल्कुल एक सही दिशा है। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है। ये पूरी प्रक्रिया एनालिटिकल थिंकिंग यानी विश्लेषणात्मक सोच जैसी ही लग रही है। क्या ये दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं या इनमें कोई गहरा अंतर है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों आपस में गहराई से जुड़े होने के बावजूद काम करने के तरीके में बिल्कुल अलग हैं। अच्छा, कैसे? तरीके से तोड़ती है। जैसे किसी कार के इंजन को खोलकर उसके अलग-अलग पुर्जों को समझना, ये एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाती है। इसके विपरीत क्रिटिकल थिंकिंग एक गोलाकार यानी सर्कुलर दिशा में काम करती है। इसमें किसी एक विचार या समस्या के चारों ओर घूमकर उसे कई अलग-अलग दृष्टिकोणों से देखा जाता है। तो मतलब एनालिटिकल थिंकिंग ये बताएगी कि इंजन कैसे काम करता है, जबकि क्रिटिकल थिंकिंग ये सवाल उठाएगी कि क्या हमें इस कार में इंजन की जरूरत भी है या कोई और विकल्प हो सकता है। बेहतरीन उदाहरण है। एनालिटिकल सोच टुकड़ों में पैटर्न ढूंढती है, जबकि क्रिटिकल सोच सचेत रूप से पूर्वाग्रहों को किनारे रखकर उन दृष्टिकोणों को भी जगह देती है जो शायद शुरुआती मान्यताओं के बिल्कुल उलट हों। अब जब इस मानसिक जीपीएस का रास्ता साफ हो गया तो इस इंजन को चलाने वाले मानसिक पुर्जों यानी मेंटल कंपोनेंट्स को समझना जरूरी है। बिल्कुल। स्रोतों में कई मानसिक क्रियाओं का जिक्र है, जैसे अवलोकन करना, सवाल करना,
कल्पना करना, जानकारी जुटाना और निर्णय लेना। और इन सब के पीछे जो एक बुनियादी चीज काम करती है वो है ज्ञान यानी नॉलेज। बिना उस विषय की पृष्ठभूमि जाने न तो सही सवाल पूछे जा सकते हैं और न ही सही कल्पना की जा सकती है। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि इस सूची में एक ऐसा घटक है जिस पर थोड़ा पुशबैक देना बनता है। अच्छा, वो क्या है? दस्तावेजों में फीलिंग यानी भावनाओं और उलझन महसूस करने को इस प्रक्रिया का एक मुख्य हिस्सा बताया गया है। आमतौर पर यही माना जाता है कि एक अच्छी और तार्किक सोच को पूरी तरह से भावनाओं से मुक्त, ठंडी और निष्पक्ष होना चाहिए। इस पूरी तार्किक प्रक्रिया में भावनाओं का क्या काम है? ये एक बहुत ही प्रचलित और आम गलतफहमी है कि क्रिटिकल थिंकिंग किसी रोबोट की तरह सोचने का नाम है। जरा सोचिए, इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत कैसे होती है? किसी समस्या से? हाँ, पर असल में ये शुरू होती है उलझन या आश्चर्य की भावना से। मतलब जब तक भीतर से ये बेचैनी महसूस नहीं होगी कि कुछ समझ नहीं आ रहा है या ये जानकारी अधूरी लग रही है, तब तक कोई इंसान गहराई में जाकर सवालों के जवाब क्यों ढूंढेगा? अरे वाह, मतलब ये बेचैनी या उलझन ही वो चिंगारी है जो इस इंजन को चालू करती है। बिल्कुल। और सिर्फ शुरुआत ही नहीं, जब एक सही समाधान मिल जाता है तो जो संतुष्टि की भावना पैदा होती है वही इस प्रक्रिया को विराम देती है। ये तो बिल्कुल नया नजरिया है ना? लेखिका थेयर बेकन ने इस पूरी धारणा को कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग का नाम दिया है। उनका स्पष्ट मानना है कि यदि सोच की प्रक्रिया से भावनाओं, अंतर्ज्ञान और कल्पना को पूरी तरह हटा दिया जाए तो सोच बहुत ही यांत्रिक और सतही हो जाएगी। तर्क के साथ साथ अपनी भावनाओं और अंतर्ज्ञान को पहचानना और उन पर सवाल उठाना ही एक कुशल क्रिटिकल थिंकर की पहचान है। यह नजरिया वाकई सोचने का तरीका बदलने वाला है। भावनाएं तर्क की दुश्मन नहीं बल्कि उसकी मार्गदर्शक हो सकती हैं, बशर्ते उन्हें परखा जाए। बिल्कुल सही। चलिए इस सैद्धांतिक बात को असल दुनिया में उतारते हैं। जॉन डेवी का एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण हमारे स्रोतों में मौजूद है, जो ये दिखाता है कि ये मानसिक पुर्जे असल जिंदगी में लॉजिकल फैलेसीज यानी तरकीब की गलतियों से कैसे बचाते हैं। आप वो उदाहरण कह रहे हैं जहाँ एक महिला को अचानक त्वचा पर दाने यानी रैश हो जाते हैं? हाँ, वही। कल्पना की जा सकती है कि एक महिला की गर्दन और छाती पर अचानक लाल रंग के खुजलीदार दाने उभर आते हैं। आमतौर पर कोई भी इंसान घबराकर तुरंत किसी एक चीज को दोष दे सकता है। हाँ, जैसे कि कोई नई क्रीम लगाई हो तो सीधे उसे ही फेंक दे। सही कहा। लेकिन यहाँ वो महिला ऐसा नहीं करती। वो व्यवस्थित रूप से विचार करती है। वो याद करती है कि हाल ही में उसने क्या क्या नया शुरू किया है। 2 हफ्ते पहले उसने ब्लड प्रेशर की एक नई दवा शुरू की थी जिसमें सल्फर ड्रग था, जिससे उसे अतीत में एलर्जी हो चुकी है। एक दिन पहले उसने एक नई क्रीम लगाई थी, 1 महीने पहले उसने प्रोबायोटिक्स लेने शुरू किए थे और कुछ नए आई ड्रॉप्स का भी इस्तेमाल किया था। साथ ही ये मौसम की गर्मी के कारण होने वाला हीट रैश भी हो सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वो कल्पना और सवाल करने वाले मानसिक पुर्जों का सक्रिय रूप से उपयोग कर रही हैं। वो एक ही झटके में किसी एक कारण पर मोहर नहीं लगा रही है। बिल्कुल। फिर वो एक एक करके संभावनाओं का परीक्षण करती है। उसे ध्यान आता है कि उसके हाथ के पिछले हिस्से पर भी एक दाना है जहां उसने वो नई क्रीम नहीं लगाई थी। तो इसका मतलब है कि सिर्फ क्रीम ही पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं हो सकती। एग्जैक्टली। वो ये भी सोचती है कि आई ड्रॉप्स बनाने वाली कंपनियां आमतौर पर एलर्जी करने वाले तत्व नहीं मिलाती। अंत में वो ये तय करती है कि वो प्रोबायोटिक्स और आई ड्रॉप्स चालू रखेगी, लेकिन एहतियात के तौर पर ब्लड प्रेशर की दवा और नई क्रीम का इस्तेमाल रोक देगी और फिर डॉक्टर से परामर्श लेगी। इस महिला ने अनजाने में ही खुद को एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक जाल से बचा लिया, जिसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। कन्फर्मेशन बायस? हाँ, कन्फर्मेशन बायस वो स्थिति है जहां दिमाग सिर्फ उसी जानकारी को सच मानता है जो उसके पहले से बने हुए विचारों की पुष्टि करती हो। अगर वो महिला शुरुआत में ही ये मान लेती कि ये सिर्फ ब्लड प्रेशर की दवा से हुआ है, तो उसका दिमाग बाकी सारे विकल्पों को अनदेखा कर देता। ये पूरी प्रक्रिया तुरंत निष्कर्ष पर पहुंचने की आदत पर रोक लगाती है। ये तो एक अच्छे जासूस की तरह काम करने जैसा है। एक अच्छा जासूस पूरे कमरे में मौजूद सारे सबूतों को देखता है, हर सुराग का विश्लेषण करता है। बिल्कुल। वो उस जल्दबाज ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह नहीं होता जो पहली नजर में जो दिखा उसी के आधार पर चालान काट दे। ये तुलना बहुत सटीक है और इसी जासूसी वाले नजरिए के कारण हम कई लॉजिकल फैलेसीज का शिकार होने से बचते हैं। उदाहरण के तौर पर फॉल्स कॉज फैलेसी को ही ले। फॉल्स कॉज मतलब गलत कारण मान लेना। हाँ,
इसका सीधा सा मतलब है कि अगर घटना क के बाद घटना ख घटी है तो इसका ये अर्थ निकाल लेना कि क ने ही ख को अंजाम दिया है। उस महिला ने सिर्फ क्रीम लगाने के तुरंत बाद रैश होने पर क्रीम को ही एकमात्र कारण नहीं मान लिया। उसने सहसंबंध यानी कोरिलेशन और कारण यानी कॉजेशन के बीच के अंतर को समझा। तर्कीय गलतियों की बात हो रही है तो दस्तावेजों में रेड हेरिंग का भी जिक्र है, जहां मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कोई अप्रासंगिक जानकारी बीच में डाल दी जाती है। हाँ, वो भी बहुत आम है। लेकिन सबसे दिलचस्प और खतरनाक फैलेसी जो सामने आती है वो है प्रोसिक्यूटर्स फैलेसी। इसे समझना थोड़ा जटिल लग सकता है। इसे एक उदाहरण से समझना आसान होगा। मान लीजिए किसी अपराध स्थल पर यानी क्राइम सीन पर एक बाल मिलता है। ठीक है। पुलिस एक संदिग्ध को पकड़ती है और फोरेंसिक रिपोर्ट बताती है कि यह बाल उस संदिग्ध के बाल से मैच करता है। लैब का विशेषज्ञ अदालत में कहता है कि किसी भी आम इंसान का बाल इस तरह से मैच होने की संभावना 2000 में से सिर्फ 1 है। अब यहाँ एक आम वकील या प्रोसिक्यूटर जज के सामने खड़े होकर यही कहेगा कि देखिए, इस व्यक्ति के निर्दोष होने की संभावना 2000 में सिर्फ 1 है। ये साबित हो गया कि ये दोषी है। और यहीं पर प्रोसिक्यूटर्स फैलेसी अपना काम कर जाती है। उस वकील ने संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट को पूरी तरह से गायब कर दिया है। कैसे? अगर उस शहर की कुल आबादी 20 लाख है तो गणित के हिसाब से 2000 में 1 का मतलब हुआ कि उस शहर में कम से कम 1000 लोग ऐसे होंगे जिनके बाल उस अपराध स्थल वाले बाल से बिल्कुल मैच करेंगे। अरे बाप रे, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। 20 लाख की आबादी में 1000 लोग। बिल्कुल। इसका मतलब है कि बिना किसी और पुख्ता सबूत के केवल उस बाल के आधार पर वो संदिग्ध व्यक्ति उन 1000 संभावित लोगों में से सिर्फ 1 है। उसके निर्दोष होने की संभावना 2000 में 1 नहीं बल्कि बहुत अधिक है। बिल्कुल सही। यही वो जगह है जहां क्रिटिकल थिंकिंग अहम भूमिका निभाती है। एक क्रिटिकल थिंकर कभी भी सबूत के एक छोटे से हिस्से को देखकर भावनाओं में नहीं बहता। सही बात है। वो तब तक अपना जजमेंट सस्पेंड करके रखता है, यानी फैसला सुरक्षित रखता है जब तक कि पूरी तस्वीर साफ न हो जाए। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इस पूरी प्रक्रिया में उस महिला ने या उस जासूस ने केवल एक मानसिक टूल का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि खास तरह का धैर्य दिखाया। क्या क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ एक तकनीक है जिसे सीखा जा सकता है, या ये इंसान के चरित्र से भी जुड़ी है? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये बात केवल तकनीक से बहुत आगे जाती है। इसे इंटेलेक्चुअल वर्चूज या बौद्धिक गुण कहा जाता है। बौद्धिक गुण? हाँ, ध्यान रहे, ये नैतिकता या अच्छाई बुराई वाले गुण नहीं है, बल्कि ये स्पष्ट और गहरी सोच के गुण हैं। इनमें इनिशिएटिंग डिस्पोजिशंस शामिल हैं, यानी वो आदतें जो इंसान को सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे कि चौकसी और पूछताछ की आदत। मतलब अगर किसी व्यक्ति का ध्यान ही अपने आसपास की दुनिया पर नहीं है तो वो सवाल कैसे पूछेगा? एकदम से। इसके अलावा खुले विचार होना यानी ओपन माइंडेडनेस, सत्य की खोज और सबसे महत्वपूर्ण बौद्धिक साहस या करेज। बौद्धिक साहस? हाँ, कई बार अपने ही पुराने और प्यारे विचारों को गलत साबित होते हुए देखने के लिए और नई जानकारी को स्वीकार करने के लिए अपार साहस की आवश्यकता होती है। ये बौद्धिक साहस रोजमर्रा के फैसलों में कैसे दिखता है? मान लीजिए किसी को नई कार खरीदनी है या घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने हैं, क्या वहां भी इन गुणों की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। जब घर में सोलर पैनल लगाने का फैसला लिया जाता है तो एक सामान्य सोच वाला व्यक्ति शायद केवल आज की लागत और होने वाली बचत को देखेगा कि कितना पैसा बचेगा। लेकिन अगर किसी में ओपन माइंडेडनेस और सत्य की खोज जैसे बौद्धिक गुण हैं तो वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों नतीजों का विश्लेषण करेगा। वो जोखिम का प्रबंधन करेगा। वो सिर्फ वो लेख नहीं पढ़ेगा जो सोलर पैनल की तारीफ करते हैं, बल्कि जानबूझकर उन लोगों के अनुभव भी खोजेगा जिन्हें इससे नुकसान हुआ है। ये सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि जांच पड़ताल से प्यार करने का एक पूरा माइंडसेट है। ये माइंडसेट तब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब बात शिक्षा और बौद्धिक विकास की हो। अगर इसे उन छात्रों के नजरिए से देखा जाए जो अकादमिक परीक्षाओं या वाद विवाद की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कैसे लागू होता है? इसके लिए हमारे स्रोत शिक्षा के क्षेत्र में ब्लूम की टैक्सोनॉमी का प्रमुखता से जिक्र करते हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी? ये क्या है? ब्लूम की टैक्सोनॉमी शिक्षा मनोविज्ञान का एक बहुत ही आधारभूत ढांचा है।
इसका मूल संदेश ये है कि सीखने की प्रक्रिया के कई स्तर होते हैं। सबसे निचले स्तर पर होता है रटना, यानी रिकॉल, जैसे किसी ऐतिहासिक युद्ध की तारीख याद कर लेना, जो कि हमारे स्कूलों में बहुत होता है। ले जाना है, जहां वे सिर्फ तथ्य न दोहराएं बल्कि जानकारी का विश्लेषण कर सकें और ये मूल्यांकन कर सकें कि वो युद्ध क्यों हुआ और उसके आर्थिक प्रभाव क्या थे। इस उच्च स्तरीय सोच को परखने के लिए CLA+ जैसी परीक्षाओं का डिजाइन बहुत दिलचस्प है। इन परीक्षाओं में छात्रों को रटे रटाए मल्टीपल चॉइस सवाल नहीं दिए जाते। अच्छा, तो क्या होता है? इसके बजाय उन्हें असल दुनिया की एक स्थिति दी जाती है। मान लीजिए किसी चुनाव में एक उम्मीदवार की नीतियां और कुछ पृष्ठभूमि के दस्तावेज दिए गए हैं। और छात्रों का काम केवल उन नीतियों का सारांश लिखना नहीं होता, उन्हें उन दस्तावेजों में मौजूद तर्कों की कमियां ढूंढनी होती हैं, दावों का मूल्यांकन करना होता है और फिर ठोस तर्कों के साथ अपनी सिफारिशें लिखनी होती हैं कि उस उम्मीदवार का समर्थन किया जाना चाहिए या नहीं। बिल्कुल। इस स्तर की गहराई तक पहुंचने के लिए सुकराती पद्धति या सोक्रेटिक मेथड का उपयोग बहुत कारगर माना जाता है। यानी ऐसे गहरे सवाल पूछना जो सीधे तौर पर मान्यताओं को चुनौती दें। उदाहरण के लिए, जैसे इस नीति के लागू होने पर समाज के सबसे निचले तबके पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या इस दावे के पीछे छिपा हुआ एजेंडा क्या हो सकता है। सुकराती पद्धति का मुख्य उद्देश्य ही ये है कि कोई भी बात सिर्फ इसलिए सच ना मान ली जाए क्योंकि वो किसी अधिकारी या किताब ने कही है। हर दावे की जड़ तक जाना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पुशबैक सामने आता है। आज के दौर में स्कूलों या कॉलेजों के डिबेट क्लबों में क्या हो रहा है, वहां अक्सर छात्रों को सिर्फ जीतना सिखाया जाता है। हाँ, ये तो है। उन्हें ये ट्रेनिंग दी जाती है कि सामने वाले के तर्क में कैसे भी करके छेद करना है और जजों के सामने खुद को सही साबित करना है, बजाय इसके कि वे मिलकर सच की तलाश करें। क्या ये क्रिटिकल थिंकिंग के मूल उद्देश्यों को ही खत्म नहीं कर देता? ये एक बहुत ही गंभीर और सटीक अवलोकन है। प्रसिद्ध विचारक रिचर्ड पॉल ने शिक्षा व्यवस्था की इसी खामी पर गहरी चिंता जताई थी। उनका तर्क था कि अगर छात्रों को केवल तर्कों को काटना और बहस जीतना सिखाया जाएगा तो वे प्राचीन ग्रीस के सोफिस्ट बनकर रह जाएंगे। सोफिस्ट वे लोग होते थे जो शब्दों के जाल बुनने और बहस जीतने में तो माहिर होते थे, लेकिन उनका उद्देश्य सत्य की खोज नहीं बल्कि प्रभाव जमाना होता था। तो इसका समाधान क्या है? मतलब एक छात्र बहस जीतना भी चाहेगा और सही भी रहना चाहेगा, है ना? इसीलिए रिचर्ड पॉल ने स्ट्रॉन्ग सेंस क्रिटिकल थिंकिंग की अवधारणा पेश की। इसका मतलब है अपने स्वयं के अहंकार और पूर्वाग्रहों से ऊपर उठने की क्षमता। ये कैसे काम करता है? एक स्ट्रॉन्ग सेंस वाला विचारक केवल जीतने के लिए नहीं खेलता, वो विरोधी के दृष्टिकोण को इतनी ईमानदारी से समझने की कोशिश करता है कि वो उस विरोधी के तर्क को खुद उससे ज्यादा मजबूती से पेश कर सके। और जब वो ऐसा कर लेता है तब वो उसका निष्पक्ष मूल्यांकन करता है। विचार हमेशा दूसरों के प्रभाव में बनते और बदलते हैं। बिल्कुल। जब बात टीम वर्क, दफ्तर के माहौल और ग्रुप प्रोजेक्ट्स की आती है तो ये स्ट्रॉन्ग सेंस वाली सोच को लागू करना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। एकदम सही। समूहों में काम करते समय मानव मनोविज्ञान दो बहुत बड़ी बाधाएं पैदा करता है। पहली बाधा है अनुकूलन का दबाव या प्रेशर टू कन्फर्म। प्रेशर टू कन्फर्म। हाँ, हम सामाजिक प्राणी हैं और समूह से अलग थलग पड़ना हमारे दिमाग को खतरे जैसा लगता है। इसलिए जब टीम के ज्यादातर लोग या कोई प्रभावशाली व्यक्ति किसी एक बात से सहमत हो जाता है तो अलग राय रखने वाला इंसान सामाजिक दबाव में आकर चुप हो जाता है। बिल्कुल। किसी भी आम मीटिंग रूम में ये देखा जा सकता है। अगर बॉस ने कोई विचार रख दिया तो बाकी लोग सोचने लगते हैं कि जब बॉस खुश हैं तो मैं क्यों अपनी राय देकर माहौल खराब करूं। और यहीं से दूसरी बाधा जन्म लेती है जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता मनोवैज्ञानिक डैनियल कानमैन ने नॉइज कहा है। नॉइज मतलब शोर। हाँ, लेकिन यहाँ नॉइज का मतलब है समूहों के निर्णयों में अवांछित भिन्नता या भटकाव। जब बॉस सबसे पहले बोलता है तो उसका विचार बाकी सभी के लिए एक एंकर बन जाता है और पूरी चर्चा उसी के इर्द गिर्द घूमने लगती है। तो इसे रोका कैसे जाए? इसे रोकने का सबसे प्रभावी तरीका ये है कि समूह में चर्चा शुरू होने से पहले हर सदस्य को स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय लेने और लिखने को कहा जाए। ये एक शानदार तरीका है। ये बिल्कुल एक पॉटलक डिनर की तरह है। पॉटलक डिनर। हाँ, अगर दफ्तर के सब लोग मिलकर एक ही पिज्जा ऑर्डर कर लें तो कोई विविधता नहीं होगी। लेकिन पॉटलक में हर कोई अपने घर से एक अलग डिश लेकर आता है। किसी की डिश तीखी होती है, किसी की मीठी। जब वो सब टेबल पर सजती हैं
तब जाकर एक असली दावत तैयार होती है। विचारों के मामले में भी स्वतंत्र रूप से सोचे गए विचार ही उस दावत का हिस्सा बनते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जब टेबल पर अलग अलग और कई बार एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी विचार आते हैं तो समूह में टकराव होना तय है। ऐसे में एक दूसरे के प्रति सम्मान और रचनात्मक आलोचना के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसकी आलोचना को व्यक्तिगत हमले की तरह लिया जाए। बिल्कुल। और यहीं पर प्रख्यात लेखिका बेल हुक्स की एंगेज्ड पेडागॉजी का विचार बेहद काम आता है। उनका मानना था कि किसी भी समूह या क्लासरूम में विचारों का खुला और निडर आदान प्रदान तब तक नहीं हो सकता जब तक वहां लोगों के बीच आपसी भरोसा ना हो। इसे बनाने के लिए वे लोगों को अपनी पुरानी यादें, अनुभव और व्यक्तिगत कहानियां साझा करने के लिए प्रेरित करती थी। लेकिन व्यक्तिगत कहानियां साझा करने से तार्किक चर्चा में क्या मदद मिलती है? बहुत मदद मिलती है। जब कोई व्यक्ति अपनी कहानी सुनाता है और दूसरे उसे सक्रिय रूप से सुनते हैं तो वो व्यक्ति सिर्फ एक सहकर्मी नहीं बल्कि एक जटिल इंसान बन जाता है। इस प्रक्रिया से समूह में विविधता और विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति एक गहरा मनोवैज्ञानिक सम्मान पैदा होता है। अच्छा, तो पूर्वाग्रह कम हो जाते हैं? एकदम सही। जब लोग एक दूसरे की पृष्ठभूमि को समझते हैं तो पूर्वाग्रह अपने आप कम होने लगते हैं। इसके बाद जब कोई किसी के विचार की आलोचना करता है तो वो व्यक्तिगत हमले जैसा महसूस नहीं होता बल्कि सत्य की खोज में एक साझा प्रयास लगता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत और मानवीय तरीका है तार्किकता को बढ़ावा देने का। देखा जाए तो हमने आज एक बहुत लंबी और गहरी यात्रा तय की है। अगर इस पूरी गहरी छानबीन के सूत्रों को एक साथ पिरोया जाए तो क्रिटिकल थिंकिंग किसी रोबोटिक प्रक्रिया का नाम नहीं है। इसकी शुरुआत एक स्पष्ट लक्ष्य और एक उलझन की भावना से होती है। एनालिटिकल सोच की तरह ये रेखीय नहीं बल्कि गोलाकार है। और हमने ये भी देखा कि कैसे व्यवस्थित रूप से परिकल्पनाओं का परीक्षण करने से कन्फर्मेशन बायस और प्रोसिक्यूटर्स फैलेसी जैसी गंभीर गलतियों से बचा जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे उस महिला ने रैश के कारणों का पता लगाया। साथ ही ये सिर्फ कुछ मानसिक तरकीबें नहीं हैं, इसके लिए बौद्धिक साहस और सत्य की खोज जैसे गुणों की आवश्यकता होती है। शिक्षा के क्षेत्र में यह हमें केवल बहस जीतने वाले सोफिस्ट बनने से रोकता है और टीम वर्क में अनुकूलन के दबाव को तोड़कर सच्ची रचनात्मकता को पनपने का मौका देता है। संक्षेप में कहें तो ये एक ऐसा टूल किट है जो केवल जानकारी को प्रोसेस नहीं करता बल्कि इंसान को एक बेहतर और समझदार निर्णय लेने वाला बनाता है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार सामने आता है जो शायद इस पूरी क्रिटिकल थिंकिंग की प्रक्रिया का सबसे बड़ा रहस्य है। अक्सर ये माना जाता है कि क्रिटिकल थिंकिंग का मुख्य काम बाहर के दुनिया के डेटा का विश्लेषण करना है, खबरों को परखना, नेताओं के दावों की जांच करना या दूसरों के तर्कों में गलतियां निकालना। हाँ, लोग यही सोचते हैं। लेकिन शौर और पूर्वाग्रह हम सभी के भीतर मौजूद हैं। क्या हो अगर क्रिटिकल थिंकिंग का असली मकसद दुनिया को जांचना कम और अपने ही दिमाग के ब्लाइंड स्पॉट्स को समझना ज्यादा हो? ये एक बहुत ही गहरा और विचारणीय बिंदु है। जिस तरह हमारी आंखें दुनिया को देखती हैं लेकिन खुद अपने आप को नहीं देख सकती, उसी तरह हमारा दिमाग खुद अपने ही पूर्वाग्रहों और कमियों को आसानी से नहीं पकड़ पाता। ठीक उसी तरह जैसे शुरुआत में उस एक्सरे मशीन का जिक्र हुआ था। जब शरीर की हड्डी टूटती है तो मशीन उसे दिखा देती है, लेकिन जब खुद के सोचने के तरीके में, खुद के तर्कों में दरार आती है तो दुनिया की कोई बाहरी एक्सरे मशीन काम नहीं आती। बिल्कुल। क्रिटिकल थिंकिंग ही वो एक लौता आईना है जो उस भीतरी दरार को देखने और उसे ठीक करने की ताकत देता है। बाहरी दुनिया पर सवाल उठाने से पहले कभी-कभी अपने ही विचारों को उस आईने के सामने खड़ा करना जरूरी होता है। सोचने और खुद को परखने के लिए ये वाकई एक लंबा और जरूरी रास्ता है। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर से